हेलो एंड वेलकम। आज के अपने इस सत्र में हम लोग यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए जो आपका आकलन हुआ है अभी, उसके संदर्भ में बात करेंगे, उसके जीएस पेपर 1 के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है? तो इस पेपर में कुल जैसा कि 20 प्रश्न होते हैं जीएस 1 का, वो एक-एक प्रश्नों को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से देखने का प्रयास करेंगे और हम लोग ब्रीफ अप्रोच रखेंगे कि आपको आंसर में करना क्या है। आपको जो अप्रोच आंसर मिला होगा उसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें की गई हैं। हमें वहाँ से कैसे अप्रोच करना है, उसके बारे में हम संक्षिप्त में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी परिचर्चा। पहला प्रश्न, देखो जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर होगा, ये आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व की चर्चा कीजिए। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या कह रहा है? भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोत। तो एक जब भी ये इस तरह का प्रश्न हो, आपको ब्रीफली जो है एक इंट्रोडक्शन देना है। स्रोत के बारे में बात कर रहा है, भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बात कर रहा है। तो दो तरह के स्रोतों की हम सामान्यतः बात करते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दीजिए, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में स्रोतों के संदर्भ में, कि एकदम 2 लाइन में आप 20 से 25 शब्द 20 शब्दों के अंतर्गत आप लिख दीजिए कि भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक व पुरातात्विक स्रोत दोनों का महत्व है। जहाँ साहित्यिक स्रोत हमें विचार, दर्शन आदि के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, वहीं पुरातात्विक स्रोत वो साहित्यिक स्रोतों को एक तरह से पूरक का काम करती है। साथ ही साथ उन स्थलों पर जहाँ पर साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है, उसमें पुरातात्विक स्रोत और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसा करके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दीजिए और फिर पुरातात्विक स्रोतों के बारे में एक-एक करके करना है हमें। पुरातात्विक, अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें, तो पुरातात्विक स्रोतों में हम बात कर सकते हैं जो भी प्राचीन काल के अवशेष हमें मिले हुए हैं। हम अभिलेखों की बात कर सकते हैं, हम मृदभांड की बात कर सकते हैं, हम सिक्कों की बात कर सकते हैं। इससे किस प्रकार से हम भारतीय इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद आप पुरातात्विक स्रोत के बारे में, कि भारतीय इतिहास के प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों के रूप में हम किसको-किसको देख सकते हैं? अभिलेख को देख सकते हैं, ठीक है? हम मृदभांड को देख सकते हैं, हम सिक्कों को देख सकते हैं, ठीक है? हम अन्य जो वस्तुएँ हैं, धात्विक उपकरण, जिसमें आप औजार देख सकते हैं, हथियार देख सकते हैं, कृषिगत औजार, अन्य औजार, ठीक है? हथियार वगैरह को देख सकते हैं। ये हम पुरातात्विक स्रोत के कुछ एग्जाम्पल्स बता देंगे कि ठीक है, कि पुरातात्विक स्रोत में हमें ये एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जितने आपको ध्यान में रह जाए, ऐसे आप एग्जाम्पल्स बता दीजिए। फिर आगे चलकर हम क्या बात कर लेंगे कि ये पुरातात्विक स्रोत जो हैं, किस प्रकार से इतिहास की पुनर्रचना में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इतिहास में हम किस-किस की बात कर सकते हैं? राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में, ठीक है? कि राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में ये पुरातात्विक स्रोत किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, आप अशोक के अभिलेख से शुरू कर सकते हैं या उससे पूर्व भी मौर्यकालीन अभिलेख से शुरू करके अलग-अलग मौर्योत्तर काल में आपको जो भी महत्वपूर्ण 2-3 बहुत एग्जाम्पल नहीं देने हैं, 2-3 अशोक के अभिलेखों की बात कर लीजिए आप हाथी गुम्फा अभिलेख की बात कर लीजिए खारवेल के, आप प्रयाग प्रशस्ति की बात कर लीजिए, आप पूरे एंशिएंट इंडिया में अलग-अलग टाइम से 2-3-4 अभिलेखों का एग्जाम्पल दे दीजिए और वो अभिलेख हमें राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में क्या जानकारी देते हैं, उसके बारे में बात करते हुए आगे निकल जाएँगे कि इससे राजनीतिक इतिहास पर यह इस प्रकार का प्रकाश पड़ता है और हम जानकारी मिलती है, ठीक? सिमिलरली हम प्रशासनिक इतिहास के बारे में बात कर सकते हैं कि ये जो अभिलेख हैं, ये प्रशासन के राजनीति के साथ-साथ प्रशासन के संदर्भ में भी बात करता है। डिटेल से हमें समझाता है कि किस प्रकार का प्रशासन था, प्रशासन के मुख्य तत्वों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक? तीसरा, प्रशासनिक के बाद आर्थिक इतिहास, अर्थव्यवस्था के बारे में क्या किसी अभिलेख से कोई जानकारी मिलती है? अभिलेख हमें किस प्रकार से आर्थिक इतिहास की पुनर्रचना में समझाते हैं? एक आध एग्जाम्पल आप उसमें आर्थिक इतिहास के संदर्भ में बात कर लीजिए। एक आध बातें जो है आप सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में आप कर सकते हैं। ठीक है? किस
समकालीन समाज के की समझ बढ़ाने में, समाज के संदर्भ में समझ विकसित करने में हमें ये जो स्रोत हैं, ये जो अभिलेखीय स्रोत हैं, वो हमें क्या जानकारी देते हैं। इसी में आप सांस्कृतिक धार्मिक संदर्भों की भी बात कर सकते हैं। तो पहला मान लो हम अभिलेख, इस तरह का भी चार्ट बना के भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लिखना आपको मात्र 125 शब्द है, हमें एकदम ब्रीफ टू द पॉइंट आंसर लिखना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। हम एग्जांपल्स देते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इस अप्रोच में चीजें आप कर सकते हो, ठीक। अभिलेख के बारे में बात कर सकते हैं। फिर सिमिलरली मैंने आपको कहा और पुरातात्विक स्रोत के संदर्भ में क्या मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं। अब सिक्के किस प्रकार की बातें करते हैं, राजनीतिक इतिहास के बारे में कुछ बताते हैं, प्रशासनिक इतिहास के बारे में कुछ बताते हैं, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास के बारे में कुछ बताते हैं, अलग अलग प्रकार के। आप जो सबसे पहले प्रारंभिक सिक्के मिलते हैं भारत में, पंचमाक या आहत सिक्के मिलते हैं। एक प्रकार से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जो अर्थव्यवस्था का विकास हमें दिखता है, उसके बारे में हम जानकारी मिलते हैं। मौर्योत्तर काल के इतिहास की पुनर्रचना में सिक्के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उस काल के अधिकांश राजवंशों के संदर्भ में जानकारी के लिए, उनके राजनीतिक इतिहास के, प्रशासनिक इतिहास के संदर्भ में जानकारी के लिए सिक्के बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्तकालीन सिक्का बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक प्रशासनिक इतिहास के पुनर्रचना के संदर्भ में, ठीक। तो सिक्कों का एग्जाम्पल से आप कोट कर कुछ एग्जाम्पल देके आप चीजें कोट कर सकते हो। फिर ऑफ कोर्स अगर सिक्के आर्थिक इतिहास का तो सबसे प्रमुख जरिया हो जाता है, सबसे प्रमुख, कि अगर सिक्के अधिक हैं, बहुत बड़ी संख्या में सिक्के किसी काल से प्राप्त हुए, तो निश्चित तौर पे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्थिक इतिहास जो है उस काल की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आ रहे थे। आप मौर्योत्तर काल की बात कर सकते हैं। सिक्कों के अगर प्रकार अगर बहुत अलग-अलग छोटे लेवल के सिक्के, यानी कि कम मूल्य के सिक्के से लेके अधिक मूल्य तक के सिक्के, हर लेवल पे सिक्कों की संख्या अगर बढ़ी है, तो डेफिनिटली वो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बेहतर पिक्चर प्रस्तुत कर रहा है। वाह्य व्यापार, रोमन सिक्के मिले हैं मौर्योत्तर काल में, तो वाह्य व्यापार के संबंध में बेहतर जानकारी प्राप्त कर रहा है, ठीक है। सिक्कों पर कुछ आकृतियां बनाई गई है, वो सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करता है, ठीक है। इसी प्रकार आप मृदभांड के संदर्भ में भी, कि मृदभांड से क्या जानकारी हम निकाल सकते हैं, किस प्रकार का विकास हुआ है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। नगरीकरण के संदर्भ में क्या प्रमाण मिलता है हमें, अलग अलग जगहों के उत्खनन से हम नगरीकरण के बहुत सारे प्रमाण मिले। तो इस प्रकार से ब्रीफ एकदम आप इस तरह के स्ट्रक्चर बना के भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या बुलेट पॉइंट के संदर्भ में भी लिख सकते हैं। अंतिम में कंक्लूजन के रूप में आप ये बता सकते हो कि जो पुरातात्विक स्रोत है या साहित्यिक स्रोत है, अपने आप में संपूर्ण नहीं है। पुरातात्विक स्रोत जहां साहित्यिक स्रोत को के लिए पूरक का काम करते हैं, वहीं केवल पुरातात्विक स्रोत के आधार पर इतिहास की पुनर्रचना नहीं की जा सकती है। भारतीय इतिहास की पुनर्रचना में पुरातात्विक स्रोतों को भी बहुत जगहों पर साहित्यिक स्रोतों की आवश्यकता है, और दोनों मिलकर, दोनों का एक समुचित बैलेंस करके हम भारतीय इतिहास की एक बेहतर तस्वीर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कंक्लूड करके आंसर को पूरा कर सकते हो। क्लियर है? बढ़े अगले प्रश्न पर। चलो, दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न देखिए आपका, ये आपको भारत में सामाजिक सुधारों को शुरू करने में राजा राम मोहन राय की भूमिका के संदर्भ में बात करने के लिए कह रहा है। 125 शब्द में है, अगेन ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, बहुत ज्यादा दिक्कत मुझे नहीं लगता है किसी को हुआ होगा इसमें। अगर हम राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें, प्रश्न किस पे है, भारत में सामाजिक सुधार में राजा राम मोहन राय की भूमिका, ठीक है। और थोड़ा सा बोला है मूल्यांकन करने, परीक्षण करने, मूल्यांकन करने, ठीक है। कह रहा है मूल्यांकन करने, ठीक है। तो हम सबसे पहले राजा राम मोहन एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे कि भारत में कोई भी लाइन, आप बहुत सारे कैची लाइन आपने पढ़ रखा होगा राजा राम मोहन राय के बारे में। तो भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा के रूप में राजा राम मोहन राय की पहचान होती है। 19वीं 20वीं शताब्दी का भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ, उसके एकदम पुरोधा पुरुष, उसके प्रथम पुरुष के रूप में हम राजा राम मोहन राय को देख सकते हैं, ठीक। इनकी भूमिका समाज और धर्म के लगभग हर क्षेत्र में रही, समाज व धर्म को प्रभावित करने वाले हर क्षेत्र में रही, ठीक है। इस तरह का एक कुछ भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद सीधे मुख्य भाग पर आ जाइए कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा। तो इनका कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें, सामाजिक क्षेत्र में बात कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां रही,
आप महिलाओं से संबंधित बहुत सारी कुरीतियां रही, सती प्रथा की बात कर लो, बाल विवाह की बात कर लो, विधवा पुनर्विवाह को शुरू करने की बात कर लो, इन सबों में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। 1829 का जो सती प्रथा उन्मूलन एक्ट था, उसको लागू करवाने में राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो वहां 2-3 एग्जाम्पल देके आप बातें कर सकते हो। सामाजिक रूप से एक और बड़ी समस्या जाति प्रथा और छुआछूत था। महिला संबंधी मुद्दे एक, ठीक है। दूसरा, जाति प्रथा की बात कर सकते हैं हम। जाति प्रथा व छुआछूत, इसके संदर्भ में भी राजा राम मोहन राय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। इन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत का एकदम मुखरता से विरोध किया। इसके संदर्भ में भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत सारे, आपने हिंदू कॉलेज के बारे में पढ़ा होगा। आपने हिंदू कॉलेज की स्थापना जो कलकत्ता में हुई थी, राजा राम मोहन राय द्वारा करवाई गई थी। इसके अतिरिक्त आप जो आंग्ल हिंदू स्कूल था और वेदांत कॉलेज था, इसमें भी राजा राम मोहन राय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ब्रह्म समाज की स्थापना में राजा राम मोहन राय की बहुत महत्वपूर्ण रही। तो उस दृष्टिकोण से भी, साथ ही साथ ये महिला शिक्षा के भी बहुत बड़े समर्थक रहे थे। जो पश्चिमी शिक्षा थी इस समय, पश्चिमी शिक्षा को, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो शिक्षा पर बात कर लीजिए, ठीक है। तीसरा, आप जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको, पत्रकारिता का भी अग्रदूत माना जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बात कर लीजिए, ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनकी क्या भूमिका रही, क्रमबद्ध तरीके से 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिए आप। संवाद कौमुदी वगैरह इनके जो रचनाएं थी, जो इनके पत्र पत्रिकाएं थी, उनके बारे में आप ब्रीफ इंट्रोड 1-2 एग्जाम्पल देते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। हमें हमेशा वर्ड, कई बार क्या होता है कि देखो ऐसे प्रश्न में आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, आपको लगेगा यार 500 शब्द में लिखना है आपको, 100-120 शब्द ही हैं, 125 है, आप 110-15 शब्द में उत्तर समाप्त करने का प्रयास करो। तो 120-25 शब्द में, 110-15 शब्द में आपको उत्तर लिखना है। तो बस आपको हर जितने अधिक से अधिक डायमेंशन आप टच कर पाओगे, उतना बेहतर रहेगा। फिर आप इनका जो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उस संदर्भ में आप बात कर सकते हैं। आगे चलकर आप जो राजनीतिक सुधारों की बात की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात किया, वो धार्मिक क्षेत्र में आप बात करिए इनकी भूमिका का, ठीक है। ऐसे ही आप हेडिंग के साथ धार्मिक क्षेत्र में बात करिए। इन्होंने सभी धर्म, सर्वधर्म समभाव पर बात किया। साथ ही साथ इन्होंने जो बहुत सारे आडंबर थे, धार्मिक कुरीतियां थी, उसका विरोध किया। जैसे इन्होंने पुरोहितवाद का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये धार्मिक सुधार के लिए जो सब काम कर रहे थे, उसके बारे में भी बात करके इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में इनके कंट्रीब्यूशन की बात कर दीजिए। फिर पूछ रहा है आलोचनात्मक, तो थोड़ी बहुत लिमिटेशंस रही। लिमिटेशंस इनकी नहीं रही। सबसे पहले हम कुछ लिमिटेशंस बता देंगे। जैसे कि आप बता सकते हैं कि बेसिकली इनका जो फोकस था, ये जिन मुद्दों को उठा रहे थे, उसका फोकस जो शहरी मध्यम वर्ग या शहरी अभिजात्य वर्ग था, वहीं तक रहा था। आधुनिक शिक्षा प्राप्त शहरी अभिजात्य वर्ग जो था, वहीं तक इनकी पहुंच रही थी। एक बड़ा आबादी जो ग्रामीण भारत का था, वो लगभग लगभग उनके मुद्दों से एक तरह से ये एक दूर ही रहे, मतलब बहुत ज्यादा उनके मुद्दों को टच नहीं किया। साथ ही साथ इन्होंने मतलब एक तरह से ब्रिटिश सरकार के साथ भी सहयोग करने का मतलब प्रयास किया, क्योंकि सुधारों के लिए ब्रिटिश सरकार पर निर्भर रहना था। इसके कारण भी इनकी आलोचना की जाती है। फिर जाति प्रथा का भी इन्होंने बहुत विरोध किया, मुखरता से विरोध किया, लेकिन उतने आक्रामक नहीं रहे जितने बाद के काल के सुधारक रहे। उस संदर्भ में भी आप थोड़ी बहुत बात करके, लेकिन कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नोट पे हम करेंगे कि इन ये सीमाएं जो थी राजा राम मोहन राय की, जो हमें दिखती है या जिस पर बात की जाती है, ये राजा राम मोहन राय की सीमाएं ना होकर उस युग की सीमाएं थी। कोई व्यक्ति जो भारत में जहां इतनी सारी समस्याएं रही, इतनी सारी सामाजिक धार्मिक कुरीतियां रही, वहां पहली बार कोई मुद्दा उठा रहा है, इतने बड़े मुद्दों पर बात करना ही बड़ी बात है। इन्होंने तो बहुत आगे बढ़कर काम किया। तो निश्चित तौर पे जो है इसको एक महान इनके कंट्रीब्यूशन को एक बड़े कंट्रीब्यूशन के रूप में देखा जाना चाहिए। क्लियर है? बढ़े अगले प्रश्न पर। देखो अगेन, जो तीसरा प्रश्न है आपका, ये है उत्तर भारत में 1857 के, ये देखो जो तीसरा प्रश्न है, ये कह रहा है उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। अगेन ये प्रश्न भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी को इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा।
ठीक है? क्या कह रहा है? उत्तर भारत में 1857 के कारण, विद्रोह के कारण, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। एक जनरल इंट्रो बनाइए। जनरल इंट्रो किस चीज पर बनाएंगे? 1857 के बारे में, कि कोई भी इंट्रो आपने बहुत प्रैक्टिस किया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। आप सीधे लिख सकते हो कि 1857 का विद्रोह पिछले 100 वर्षों से, पिछले लगभग 100 वर्षों से जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध जो प्रतिरोध था उसका चरमोत्कर्ष था। ऐसा एक बार यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था कि पिछले 100 वर्षों के नागरिक विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था 1857 का विद्रोह। बिल्कुल सही। इसी प्रकार से हमें कोई एक स्टेटमेंट बना के इंट्रोड्यूस कर देना है। इसका प्रसार हालांकि पूरे भारत में देखा गया, तथापि इसका मैक्सिमम प्रसार या जो अधिकतम प्रसार था या अधिकतम तीव्रता थी वो उत्तर भारतीय क्षेत्र में रहा। ठीक है, दिल्ली से लेकर पटना तक का जो क्षेत्र रहा, इसमें ये बहुत ज्यादा आक्रामक, बहुत ज्यादा उग्र रूप में रहा। इसके कारणों में हम निम्नलिखित को देख सकते हैं। फिर अगेन कारणों में हम राजनीतिक कारण बात कर सकते हैं, प्रशासनिक कारण बात कर सकते हैं। राजनीतिक कारण में हम क्या बात कर सकते हैं? राजनीतिक कारण में हम बात कर सकते हैं कि जो एक तरह से गोद निषेध, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई गई डलहौजी के द्वारा, या उससे पहले जो सहायक संधि की नीति अपनाई गई उसके कारण बहुत से राज्यों का विलय कर लिया गया। उससे एक असंतुष्टि थी बहुत सारे भारतीय रजवाड़ों में। दूसरा फिर क्या समस्या हुआ? दूसरा समस्या हुआ कि जो आपको बहुत सारे राज्यों का कुशासन, अवध का विलय याद करो, तात्कालिक कारण के रूप में भी आप देख सकते हो कि अवध का विलय 1856 में कुशासन के आधार पर किया गया। तो एक राजनीतिक कारण में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक राजनीतिक नीतियां थी उसने एक तरह से आधार निर्मित किया। ठीक। दूसरा फिर हम प्रशासनिक कारण भी होगा, जो अंग्रेजों की प्रशासनिक नीतियां रही थी उसके कारण हुआ क्या, बहुत सारे रजवाड़ों का विलय कर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन रजवाड़ों में वो उनके प्रशासन में अपना अपना रोल अदा कर रहे थे। अब जब वो रजवाड़े ही खत्म हो गए, वो राज्य ही खत्म हो गए, तो प्रशासन में कहाँ से ये रोल प्ले करेंगे? तो वो भी विरोधी के रूप में एक तरह से उनका जो असंतोष था वो भी 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण बना। फिर हम बात कर सकते हैं आर्थिक कारण। कई सारे आर्थिक कारण, विउद्योगीकरण के कारण। विउद्योगीकरण क्या हुआ? जो यहाँ का हस्तशिल्प उद्योग था उसका पतन करवा दिया गया अंग्रेजों की नीतियों के कारण। क्रमिक रूप से उसका पतन हुआ, विशेष करके 1813 के चार्टर के बाद जब भारत के मार्केट को खोल दिया गया, एक तरह से एक पक्षीय मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई, उसके बाद बहुत तेजी से जो है आपको देखोगे कि जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग है उसका पतन हुआ। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। आर्थिक असंतुष्टि एक कारण बना। दूसरा आर्थिक असंतुष्टि का कारण क्या हुआ? जो भू राजस्व की नीतियां थी, आप तीनों, आप रैयतवारी की बात कर लो, आप जमींदारी की बात कर लो, आप माहलवारी की बात करो, सब में असंतोष था। जमींदारी में सबसे ज्यादा असंतोष था क्योंकि सबसे ज्यादा तुलनात्मक तीनों औपनिवेशिक हितों से ही संवर्धित था। लेकिन इन तीनों में भी सबसे ज्यादा खराब स्थिति कहाँ हुई? जमींदारी सेटलमेंट वाले इलाकों में। तो उसका एक कारण बता दीजिए। फिर अन्य आर्थिक कारणों में आप देख सकते हैं धन का जो एक पक्षीय दोहन था, उससे समस्याएं हुई, अत्यधिक गरीबी बढ़ी, तो लोग अब बार-बार अकाल आ रहे हैं। तो लोगों को लगा भाई कि ऐसे अकाल में भूखमरी से मरने से बेहतर है कि विद्रोह ही कर दें। तो एक कारण आर्थिक के संदर्भ में ये भी बात कर दीजिए। बहुत सारे मैंने आपको राजनीतिक कारण में बताया कि बहुत सारे रजवाड़े थे, उसमें बहुत सारे उनके जो कर्मचारी थे, सैनिक थे, उन पर निर्भर जो वर्ग था, अगर वो रजवाड़े खत्म हो गए तो उनकी भी आर्थिक स्थिति, उन पर निर्भर वर्ग की आर्थिक स्थिति भी, उनका सेना, उनका जो मंत्री, उनके दरबारी जो थे वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले जो हस्तशिल्प उद्योग वाले या अन्य जो थे, उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब हुई। तो एक आर्थिक कारण में बात कर लीजिए। राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक हो गया। फिर आगे चलकर हम सैन्य कारण, 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण क्या रहा था? सैन्य कारण। तो ब्रीफ में सैन्य असंतुष्टि के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। सैन्य असंतुष्टि आपने पढ़ा होगा कि भारतीय सेना सेना के साथ जो था वेतन में असमानता था, पदोन्नति का अभाव था, बहुत ऊंचे पोस्ट पे जा ही नहीं सकते थे। साथ ही साथ अवध का जब विलय किया गया तो इसके कई कारक, इसके कई परिणामों में से, प्रभावों में से एक सैन्य असंतुष्टि भी हुआ, क्योंकि बंगाल जो प्रेसिडेंसी था उसके जो अधिकांश सेना थे वो अवध, जो आज का पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का, पश्चिमी बिहार का क्षेत्र है, वहीं से आते थे। तो एक तरह से उनमें भी असंतुष्टि असंतुष्टि उत्पन्न हुई। साथ ही साथ कुछ ऐसे नियम, सामान्य सेना भर्ती नियम जो लागू किया गया था,
सामान्य सेवा भर्ती नियम जो लागू किया गया था, जिसमें कि समुद्र पार सैनिकों को जाना अनिवार्य कर दिया गया। भारतीय मान्यताओं में, विशेष करके हिंदू मान्यताओं में ऐसा था कि अगर आप समुद्र पार जाते हो तो आपका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो गया। तो उससे भी असंतुष्टि का रहे। सेना में एक तरह से ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा दिया गया, उससे भी असंतुष्टि रही। सैन्य कारण, इसी में सैन्य कारण से हम तत्कालिक कारण जोड़कर चर्बी वाले कारतूस की बात कर सकते हैं। ठीक है? एकदम ब्रीफ में लिखना है, एक-एक लाइन में किसी भी पॉइंट को एलोबरेट नहीं करना है। जितना मैक्सिमम आप डायमेंशन खोल पाओगे, जितना मैक्सिमम डायमेंशन आप बता पाओगे, उतने अधिक से अधिक मार्क्स मिलेंगे आपको। हमेशा याद रखना, आपको 120 शब्द ही लिखने हैं, तो आपको अधिक से अधिक डायमेंशन बस बुलेट में लिखते चले जाओ इन सारे पॉइंट्स को, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद फिर हम सामाजिक सांस्कृतिक कारण बता सकते हैं, जो अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, जिसमें से कुछ प्रगतिशील कदम भी थे, जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सती प्रथा अधिनियम। लेकिन इससे क्या होगा, जो भारत का एक सामाजिक वर्ग था, रूढ़िवादी वर्ग, वो असंतोष हुआ, उनको लगा कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। आप देखोगे ईसाई मिशनरियों को बहुत बढ़ावा दिया गया। एक तरह से जो आप एक अधिनियम लाया गया था, धार्मिक अक्षमता अधिनियम, जिससे कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनता है, तो उसको भी उसकी पैतृक संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा। इन सब कारणों से एक तरह से सामाजिक और धार्मिक रूप से जो असंतुष्टि हुई, उसने भी विद्रोह का एक बड़ा कारण किया। फिर अंतिम में आप उत्तर भारत के बड़े से क्षेत्र में ये कारण बहुत प्रमुखता से रहे, उत्तर भारत में काफ़ी तीव्रता से फैला। दिल्ली, मेरठ, अवध का क्षेत्र जो लखनऊ था, बरेली, पटना, ये इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे इस विद्रोह की तीव्रता इन कारणों से रही। इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं हम। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगले प्रश्न पर बढ़ें। देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। ये आपसे पूछ रहा है क्षेत्रीय विविधता के संदर्भ में, रीजनल डाइवर्सिटी के से रिलेटेड ये सवाल है। सवाल कह रहा है कि विविधता भारतीय समाज को क्षेत्रीय विविधता भारतीय समाज को किस प्रकार सुदृढ़ बनाती है। ध्यान से पढ़ना है। स्ट्रेंथन इंडियन सोसाइटी कह रहा है। उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक? अगेन हमें एकदम टू द पॉइंट रहना है इस सवाल में भी। एक लाइन में आप भारत की एक से दो लाइन में आप भारत की क्षेत्रीय विविधता के बारे में चीजों को बता सकते हैं कि भारत में क्षेत्रीय विविधता किस किस प्रकार की क्षेत्रीय विविधता भारत में पाई जाती है, उसके बारे में आप ब्रीफ में बताइए और आगे बढ़ जाइए। इंट्रोडक्शन में आपको क्षेत्रीय विविधता मतलब भाषाई विविधता है, धार्मिक विविधता है, भौगोलिक विविधता है, आर्थिक विविधता है, निर्जातीय विविधता है, इसके बारे में आप बता दीजिए। कुछ एक एग्जाम्पल जो है आप करते हुए देते हुए भारत की पहले पार्ट में आप भारत की विविधता के बारे में बता दीजिए। फिर बताइए कि ये पूछ रहा है, इसने भारत को एक तरह से मजबूत करने का काम किया है, जो क्षेत्रीय विविधता है, भारतीय समाज को सुदृढ़ बना रही है, किस प्रकार? ठीक है? तो आप देखिएगा, सबसे पहले अगर हम सांस्कृतिक कारणों की बात करें, तो सांस्कृतिक समृद्धि का काम करती है। जो ओवरऑल हमारा पूरा भारत में बहुत सारे ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं, अलग-अलग क्षेत्र में देखोगे आप अलग-अलग नाम हैं, ठीक है? लेकिन वो मोर और लेस एक ही तरह की चीज़ों को इंगित करते हैं। तो एक तरह से एक सांस्कृतिक कनेक्शन का काम करता है। जैसे कि आपने सुना होगा बिहू, पोंगल, इसके संदर्भ में आपने सुना होगा, आपने मकर संक्रांति के बारे में सुन रखा होगा, आपने जो लोहड़ी है उसके बारे में सुन रखा होगा। तो सभी त्योहारों का जो एक सांस्कृतिक त्योहारों के माध्यम से एक सांस्कृतिक एकता स्थापित होती है। ठीक है? सामाजिक रूप से जो तीर्थ पर्यटन है, वो भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। अलग-अलग क्षेत्रों में एक तरह से सामाजिक समन्वय का के रूप में ये काम करता है। ठीक है? जो विविधता है, सबकी अपनी-अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, लेकिन सब एक-दूसरे से इंटर रिलेटेड और वो इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण मतलब विशेषता है या महत्वपूर्ण कारण रहा है भारतीय समाज को स्ट्रेंथ करने में। भा फिर भाषाई विविधता, भारतीय संविधान द्वारा आप देखोगे कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त भाषा है। ठीक है? उसके अतिरिक्त कई सारे इन भाषाओं की कई सारी क्षेत्रीय बोलियाँ हैं। अगर हम हिंदी की ही बात करें, तो हिंदी में भोजपुरी है, अवधी है, ब्रज भाषा है, कई सारी क्षेत्रीय बोलियाँ हैं। इन सबों ये सब मिलकर जो है, सब हिंदी के ही है, बट सब एक तरह क्षेत्रीय विविधता दिखने में तो हमें अलग-अलग लगता है, लेकिन कहीं न कहीं उनका इंटरडिपेंडेंसी है।
उस संदर्भ में बात कर सकते हैं। हम आर्थिक क्षेत्र में बात कर सकते हैं। भारत की जो भौगोलिक विविधता है, वो आर्थिक विविधता को भी बढ़ावा देती है, ठीक है? तो आप थोड़ी बहुत भौगोलिक विविधता के बारे में बात करिए कि अलग-अलग एक ही तरह भारत अपने आप में देखो कि भारत ऐसा देश है जिसमें जहाँ पे आपको एक बड़ा-सा समुद्र तटीय क्षेत्र मिलता है। 7500 किलोमीटर का लगभग हमारा जो तटीय सीमा है, तो बहुत बड़ा हमको समुद्री तट मिलता है। रेगिस्तान भी मिलता है और एकदम घने जंगल जो है वर्षा वन भी मिलते हैं। हमें जो हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र में आपको स्नोफॉल वाला परमानेंटली हिमाच्छादित मतलब क्षेत्र भी मिलता है। साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र मिलते हैं जहाँ पे कि लगभग सालों भर वर्षा होती रहती है, ठीक है? वर्षा की विविधता जो है वो भी भिन्न प्रकार की दिखती है। अत्यधिक मासिमराम चेरापूंजी वाले अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र भी दिखते हैं, तो वहीं थार का डेज़र्ट वाला एकदम से निम्न वर्षा वाला क्षेत्र भी दिखता है। तो कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ आप भौगोलिक विविधता के बारे में बताइए और इसने किस तरह से आर्थिक विविधता को बढ़ावा दिया है जो भारत को स्ट्रेंथन करता है। हम अपने आप में इस भौगोलिक विविधता ने हमारे कृषि जलवायु क्षेत्र को कई सारे कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है, ठीक है? वो हमारी आर्थिक जो एक तरह से संपन्नता है, आर्थिक रूप से जो हमारे राष्ट्र की एक समझ सकते हो मजबूती है, उसको भी इंगित करता है। आप उसकी चर्चा कर सकते हैं। फिर सामाजिक विविधता जो है, आप देखोगे निर्जातीय विविधता है, आप जातीय विविधता है, इस तरह की जो सामाजिक विविधता है, ये भी कहीं न कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। भारत अपने आप में जो भारत के संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाया गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये इससे बड़ा लोकतांत्रिक मूल्य क्या हो सकता है कि सबके साथ हम समान व्यवहार करेंगे, समानता का व्यवहार करेंगे। तो ये भी हमारा जो संवैधानिक मूल्य है, उसको भी कहीं न कहीं ये जो विविधता है, वो विविधता से ही प्रेरित वो संवैधानिक मूल्य है और वो संवैधानिक मूल्य अपने आप में जो हमारा सांस्कृतिक एक ध्येय वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, उसको भी एड्रेस करता है। साथ ही साथ जो वर्तमान विश्व में वैश्वीकरण की बातें हैं, उसको भी हम एड्रेस करते हैं। हमारा जो देश क हमारे देश की जो अपनी सांस्कृतिक विविधता है, वो अपने आप में मतलब हम जो एक तरह से ग्लोबलाइज़ेशन का 21st सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है, उसको हम परंपरागत रूप से फ़ॉलो करते आए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, आखिर में कन्क्लूज़न में आप बता सकते हो कि भारत की जो क्षेत्रीय विविधता है, वो अपने आप में भारत की सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करने का काम करती है। वो हमारे लिए कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारा एक स्ट्रेंथ का पार्ट है। आपका जो ये अप्रोच आंसर है उसमें एक स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन में लिखा होगा जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन का स्टेटमेंट, आप ये कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं कि भारत अपनी विविधता के बावजूद एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि अपनी विविधता के कारण ही एक राष्ट्र है, ठीक है? आप बचपन से सुन रहे होंगे अनेकता में एकता, विविधता में एकता, वो हमारा मूल है, ठीक है? उस विविधताओं में हमने एकता स्थापित किया है और यही सबसे बड़ी लोकतांत्रिक मूल्यों की एक तरह से समझ लो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। क्लियर है? इस तरह से आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है आपको अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है। ये कह रहा है भारत में सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका की चर्चा कीजिए। सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में डिजिटल प्रौद्योगिकी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 सामाजिक सशक्तिकरण, ठीक है? और डिजिटल प्रौद्योगिकी, यही है? सामाजिक सशक्तिकरण और डिजिटल प्रौद्योगिकी। एक इंट्रोडक्शन बनाइए डिजिटल प्रौद्योगिकी के बारे में इस आंसर को शुरू करने में। सबसे पहले आप डिजिटल प्रौद्योगिकी के बारे में बताइए कि भारत में किस प्रकार की डिजिटल प्रौद्योगिकी है। उसके प्रसार के संदर्भ में आप बात कुछ तथ्य के साथ आप ऐसा आंसर जब भी लिखना हो आप कुछ फैक्ट्स के साथ शुरू कर सकते हैं कि जो इंटरनेट यूज़ करता या मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, उनके मतलब संख्या के हिसाब से अगर हम एक्टिव मोबाइल यूज़र के दृष्टिकोण से देखें, तो भारत दुनिया में पहले नंबर पे है।
85 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, सोशल मीडिया का बड़ा सा ये है कवरेज है। तो ये एक कोई भी इंट्रोडक्शन जो कि ये बता रहा हो कि भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रसार किस लेवल पर हुआ है, ठीक है? इस तरह से आप इंट्रोडक्शन करिए और साथ ही साथ बताइए कि डिजिटल प्रौद्योगिकी ने भारतीय समाज को सशक्त बनाने के एक मजबूत उपकरण के रूप में, एक मतलब पावरफुल टूल के रूप में काम किया है, ठीक है? जिसे हम निम्न रूपों में देख सकते हैं, ठीक है? जिसे हम निम्न रूपों में देख सकते हैं, इस प्रकार का एक इंट्रोडक्शन बनाइए और उसके बाद सीधे आ जाइए कि किस प्रकार से सामाजिक सशक्तिकरण को बेहतर करने में या मजबूत करने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका रही है। इसमें सबसे पहले तो आप बात कर लीजिए वित्तीय समावेशन की। डिजिटल प्रौद्योगिकी में हम किसकी बात कर सकते हैं? हम मोबाइल की बात कर सकते हैं, ठीक है? जैसा मैंने बताया आपको, हम इंटरनेट की बात कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की बात कर सकते हैं, ठीक है? एक इंट्रोडक्शन में इनके बारे में, इनकी एक्टिव यूजर्स, भारत में इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में बात करके आप एक इंट्रोडक्शन बनाइए। फिर नीचे जाकर आपको बताना है कि इन डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने के माध्यम से भारत सामाजिक रूप से या भारत में सामाजिक सशक्तिकरण के मजबूत उपकरण के रूप में ये डिजिटल उपकरण या डिजिटल प्रौद्योगिकी जो है, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आप आ जाइए अलग-अलग कंट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है? तो अलग-अलग जैसे कि सबसे सब एक-एक करके कि वित्तीय क्षेत्र में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है? वित्तीय क्षेत्र में, वित्तीय वित्तीय क्षेत्र के बारे में आप बात कर सकते हो, जैसा कि आपने पढ़ा होगा जेम ट्रिनिटी के बारे में, जो जनधन आधार और मोबाइल था, जेम ट्रिनिटी, ये एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में रहा है। आपने पीएमजे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में सुना होगा। आपने डीबीटी जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसके बारे में आपने सुना होगा। उसके बाद आपने यूपीआई वगैरह के संदर्भ में सुना होगा। ये सारी चीजें क्या है कि समझो एक तरह से कतार में अंतिम लाइन में भी जो व्यक्ति खड़ा है, उस पर वो वहां तक हमारी पहुंच हो रही है, वहां तक किसकी, सरकारी योजनाओं की पहुंच हो पा रही है और उसके माध्यम से वित्तीय समावेशन को बल मिला है। अब बैंक अकाउंट्स सभी वयस्क भारतीयों का बैंक अकाउंट खोला गया है, तो सरकार जो भी स्कीम लाएगी उससे इजीली जो लीकेज है उसकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है और प्रभावी रूप से जो लक्षित वर्ग है वहां तक पहुंचा जा सकता है। एग्जाम्पल में आप डीबीटी ट्रांसफर और जेम ट्रिनिटी की बात कर सकते हैं। फिर इसके माध्यम से आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों तक जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उसकी पहुंच के साथ साथ जो अलग अलग क्षेत्र की, एक तो सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में आप स्वास्थ्य की योजनाओं की बात कर सकते हैं। बहुत सारे स्वास्थ्य क्षेत्र के योजनाएं जो उसको पहुंचाने में ये डिजिटल प्रौद्योगिकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शैक्षणिक क्षेत्र में शैक्षिक सशक्तिकरण के संदर्भ में भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आप बात कर सकते हो इसमें अ, शैक्षणिक क्षेत्र में जो आप ई लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें आप दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म की बात कर सकते हो, पीएम ई विद्या की बात कर सकते हो, ठीक है? इसके अतिरिक्त हर घर दस्तक यूपी का एक स्पेशल ये रहा है इनिशिएटिव, उसके बारे में भी बात कर सकते हो। ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल 2-3 शिक्षा के क्षेत्र में क्या रहा, वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में क्या रहा, बहुत सारे जो हाशिए पर पड़े हुए वर्ग हैं, दिव्यांगजन हैं, जो हमारी बुजुर्ग आबादी है उनके, महिलाएँ जो हैं उनके, उनके जो स्कीम्स हैं उसको भी प्रभावी रूप से पहुँचाने में ये जो डिजिटल प्रौद्योगिकी है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आप देखोगे आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान, ठीक है? उसके बाद कोविन प्लेटफ़ॉर्म जो जिसके माध्यम से कि कोविड वैक्सीन दिया गया था, उसके बारे में ई-संजीवनी के बारे में बात कर सकते हो। राजनीतिक और नागरिक सशक्तिकरण के संदर्भ में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, उसके बारे में भी बात कर सकते हो। जो महिलाएँ रहे, वंचित वर्ग रहे, दिव्यांगजन रहे, प्रवासी श्रमिक रहे, इन सभी को सशक्त करने में डिजिटल प्रौद्योगिकी, क्योंकि डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप टारगेटेड जो भी स्कीम है, जो एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत सरकार या विभिन्न राज्य सरकारों की जो स्कीम है, वो हम एक जो हमारा टारगेटेड ऑडियंस है, जो लक्षित वर्ग है, वहाँ तक हम प्रभावी रूप से पहुँच सकते हैं, ठीक है? तकनीकी समाज सुधार का या तकनीकी सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे मजबूत टूल है, किसी भी युग में, क्योंकि तकनीकी डिस्पैरिटी नहीं करती है। बस हमें एक
एक बेहतर प्रशासक के रूप में और एक सरकार के तंत्र के रूप में मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए कि तकनीकी जो है बिना किसी सामाजिक आर्थिक भेदभाव के रूप में जो बेसिक तकनीकी के है वो हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो पाए। ठीक है, जैसे एक आध एग्जांपल और आप दे सकते हो, जैसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवाने होते थे पहले, लंबे लंबे दफ्तर में आप लंबे लंबे समय तक सरकारी दफ्तर में लाइन लगा रहा और उसके कारण लाल फीताशाही के कारण डिले होता था। अब ऑनलाइन माध्यम से इजीली हमारा जो है एक्सेस है वहां तक है और बहुत तीव्र गति से, द्रुत गति से ऐसे जो आम जनता से संबंधित कार्य हैं उसको किया जा सकता है। बस शर्त क्या है कि तकनीकी की पहुंच हो, और एक बड़ी जो कमी है भारत में डिजिटल साक्षरता का, तो वो डिजिटल साक्षरता को थोड़ा दूर करके हम प्रभावी पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं, प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करें, जिससे कि हम बेहतर रूप में कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आखिर में कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि जो डिजिटल प्रौद्योगिकी है वो हमारा जो मूल उद्देश्य, हमारे संविधान का मूल उद्देश्य जो है वेलफेयर स्टेट की स्थापना, उसमें बहुत सहयोगी हो सकता है, या गांधी का जो कतार में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति की संकल्पना है उसको प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने में, जो गांधीवादी आदर्श है उसको सुनिश्चित करने में तकनीकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। क्लियर है? अगले सवाल पर बढ़ें। देखो, अगला सवाल है प्रश्न संख्या 6। ये कह रहा है ग्रामीण भारत में महिलाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या है, स्पष्ट कीजिए। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ये भी है कि आपको सीधे बात करना है कि ग्रामीण भारत में महिलाओं के संदर्भ में क्या चुनौतियां हैं। दो शब्द ध्यान रखना है, एक तो ओवरऑल महिलाओं की चुनौतियां रहती है, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण महिलाओं की चुनौतियां कह रहा है। ग्रामीण भारत में महिलाओं के समक्ष चुनौतियां, ठीक है। महिलाओं की चुनौतियां, दो पार्ट है कि ग्रामीण भारत की महिलाओं की क्या विशेष चुनौतियां हैं। ओवरऑल एक महिला की चुनौतियां हो सकती है, और जो ग्रामीण भारत की महिलाओं की चुनौतियां हैं थोड़ी स्पेसिफिक हो जाएंगी, तो स्पेसिफिकली आपको ग्रामीण भारत के संदर्भ में बात करना है। जब भी ऐसा प्रश्न है, अगेन कुछ फैक्ट्स का इस्तेमाल करिए, इंट्रोडक्शन लिखिए ग्रामीण भारत में महिलाओं की आबादी के बारे में, ठीक है, कि इतने प्रतिशत भारत की आबादी आज भी अभी जो सबसे रिसेंट सेंसस है हमारे पास 2011 का ही सेंसस है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी इतनी है, जिसमें से महिलाओं का प्रतिशत ये है। एक संख्या के रूप में एक इंट्रोडक्शन में आप वो लिख दीजिए कि लगभग ग्रामीण भारत में 83-84 करोड़ लोग रहते हैं, और उसकी आधी लगभग 40-42 करोड़ के आसपास जो आबादी है वो आपको महिलाओं की है। ठीक है, ओवरऑल भारत में महिलाओं के समक्ष एक बड़ी चुनौती रहती है। ग्रामीण भारत की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार का एक इंट्रोडक्शन लिख के फिर आप नीचे आ जाइए कि किस किस प्रकार की चुनौतियां हो सकती है। हमने बात किया स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हो सकती है, स्वास्थ्य की चुनौतियां हो सकती है। हमने बात किया शिक्षा संबंधी चुनौतियां हो सकती है। हमने आर्थिक चुनौतियां हो सकती है, राजनीतिक चुनौतियां हो सकती है, ठीक है, सामाजिक चुनौतियां हो सकती है, सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियां हो सकती है, ठीक। इस तरह से अलग अलग हेड्स में आप दो तीन भी अगर पॉइंट्स लिख दिए एग्जाम्पल के साथ तो आपका काम हो जाएगा। स्वास्थ्य चुनौतियां, महिला स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती के रूप में आप बात कर सकते हो। जो आप मातृ मृत्यु दर की बात कर सकते हो, आप एनीमिया की बात कर सकते हो, आप कुपोषण की बात कर सकते हो, महिलाओं के विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में, ठीक है। अगर हम स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों की बात करें तो एक तो मातृ स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, मातृ स्वास्थ्य का ही एमएमआर, ठीक है, और प्रसव संबंधी अन्य चुनौतियां, ठीक है, प्रसव पूर्व देखभाल वगैरह जो मातृ स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उसके बारे में आप बात कर सकते हो। फिर मैंने बताया एनीमिया है भारत में एक बड़ी समस्या है महिलाओं में, लगभग 50% से अधिक ग्रामीण महिलाएं जो है
उनमें रक्त अल्पता या एनीमिया की समस्या रहती है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको एक बात बोला कि आप कुपोषण के बारे में बात कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है? तो कुपोषण के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। एक-एक एग्ज़ाम्पल जो भी हो, आप देते हुए आगे बढ़ जाइए, आपका काम हो जाएगा इसमें। फिर शिक्षा के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं, जो शिक्षा की चुनौतियाँ हैं, किस प्रकार की शैक्षिक चुनौतियाँ हैं। आज भी जो है ग्रामीण महिला निश्चित तौर पे शिक्षा दर बढ़ा है महिलाओं का, लेकिन ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा दर अभी भी जो राष्ट्रीय औसत है, उससे कम है। उसके बारे में बात कर लीजिए, कुछ क्षेत्र स्पेसिफिक बात करके आप जो महिला साक्षरता है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। जो स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो है, वो महिलाओं के लिए ज़्यादा है। इसका कारण क्या है इसके पीछे? कि एक तो जो प्रॉपर अवसंरचना है, वो नहीं है। मतलब स्कूल में जो प्रॉपर मेंटेन्ड टॉयलेट है तो वहाँ पे मतलब जो स्वच्छता, हाइजीन की बड़ी समस्या है। एक तो पहले टॉयलेट्स की समस्या, हालाँकि अब बहुत हद तक सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या है। फिर स्कूल ड्रॉप आउट, सुरक्षा के कारणों से स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या है। ठीक है? शिक्षा में फिर अल्प आयु में विवाह एक बड़ी समस्या रहती है। अवसर की समानता भी एक बड़ी समस्या है। फिर अगर हम आर्थिक कारणों की बात करें, तो आप देखोगे संपत्ति में अभी भी महिलाओं को प्रॉपर बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं मिला है। भूमि अधिकारों की बात करें तो बहुत सीमित भूमि अधिकार महिलाओं के पास मिले हुए हैं। इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अवसर की समानता के बारे में कि समान रूप से आर्थिक अपॉर्च्युनिटीज़ महिलाओं को नहीं मिले हैं। साथ ही साथ मज़दूरी संबंधित आज भी आप ग्रामीण क्षेत्र में देखोगे तो जो महिला मज़दूर हैं उसकी तुलना में पुरुष मज़दूरों को अधिक जो वेजेज़ हैं जो उनको मेहनताना मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। अधिक उनको जो पारिश्रमिकी मिलता है वो मिलता है। ठीक है? फिर अगर हम राजनीतिक चुनौतियों की बात करें, तो राजनीतिक चुनौतियों में आप देखोगे कि निश्चित तौर पे जो 73rd 74th अमेंडमेंट आया था, उसके माध्यम से महिलाओं को सक्रिय राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन एक प्रॉक्सी कॉन्सेप्ट जो है प्रॉक्सी का मुखिया सरपंच पति का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि महिलाएँ जीत तो रही हैं, लेकिन निर्णय निर्माण में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। अभी वो डिपेंडेंट है किस पे? अपने पति पे, अपने भाई पे या अपने बेटे पे, ठीक है? तो सांकेतिक ही रह गई हैं वो। ये भी एक बड़ी राजनीतिक चुनौती के रूप में आप देख सकते हो। फिर सामाजिक चुनौतियाँ जो है वो बहुत एक बड़ा समस्या है। इन सबों के मूल में क्या है? सामाजिक जो पितृसत्ता है जो लैंगिक भेदभाव है, वो एक बड़ी चुनौती रही है। ठीक है? घरेलू हिंसा इसी से जुड़ा हुआ है। बाल विवाह की समस्या रही है। महिलाओं में जाति आधारित शोषण एक समस्या है और महिलाओं में जाति आधारित शोषण वो भी एक बड़ी समस्या रही है। साथ ही साथ मतलब एक तरह से सामाजिक रूप से जो महिला संबंधित बहुत सारे जो मुद्दे हैं, उसके प्रति समाज का जो असंवेदनशील नज़रिया है, वो भी एक बड़ी समस्या रही है। तो ये सभी ग्रामीण भारत का स्ट्रक्चर आज भी जो है बहुत हद तक परंपरागत जो बातें रही हैं, परंपरागत जो मूल्य रहे हैं सामाजिक, उसी पर आधारित आधारित रहा है और ये एक बड़ी समस्या का कारण बना है। ठीक है? आप इस तरह से इसकी चर्चा कर सकते हैं। फिर फाइनली कंक्लूज़न में कि हाल के दिनों में मतलब हमें जब भी सवाल कैसा भी हो, हमें कंक्लूज़न थोड़ा पॉज़िटिव नोट पे लिखना है। तो हाल के दिनों में सरकार द्वारा जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसकी चर्चा करते हुए आप 1-2 इनिशिएटिव का भी नाम लेके आप प्रश्न को कंक्लूड कर सकते हैं। जैसा कि आप हाल के दिनों में सरकार द्वारा मतलब बेहतर ग्रामीण क्षेत्र में जैसे भूमि अधिकारों के संदर्भ में ही बात किया गया या मनरेगा के स्थान पर जब अभी बीबीजी रामजी कानून आया है उसमें भी महिलाओं को प्रॉपर तरीके से एड्रेस करने का प्रयास किया गया। बहुत सारे ऐसे स्कीम आए हैं गवर्नमेंट के जिसके माध्यम से कि महिलाओं को अवसर की समानता एसएचजी स्कीम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें महिला आधारित सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना रहा था उसमें भी महिलाओं को लेकर एक स्पेशल प्रोविज़न रहा। तो इस तरह से 2-3 स्कीम के रूप में कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने में सरकार में एक आध स्कीम अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार का लिख सकते हैं ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने में, तो वो और बेहतर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ें अगले प्रश्न पर? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। देखो, ये ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि महासागर वैश्विक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
टिप्पणी कीजिए। मतलब सीधा-सीधा सवाल है, आपको महासागरों की भूमिका की चर्चा करनी है, किसमें? वैश्विक अर्थव्यवस्था में। महासागर जो ओशंस हैं, इनका रोल वैश्विक अर्थव्यवस्था में, ग्लोबल इकोनॉमी में ये किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? वैश्विक अर्थव्यवस्था में, ठीक है? अगेन ज्योग्राफी में भी ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी से जुड़ता हुआ सवाल है, आर्थिक भूगोल से जुड़ा हुआ सवाल है। तो ये ऐसे सवाल में फिर से जैसा मैंने बताया कि आपको सोशल इश्यू और इकोनॉमी के कुछ जो सवाल रहे हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत फैक्ट से इंट्रोडक्शन शुरू करिए। कुछ आंकड़ों के माध्यम से आप प्रश्न को इंट्रोड्यूस करिए, अपना उत्तर शुरू करिए। तो जो ये कह रहा है वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, तो आप बता सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो है विश्व बैंक के अनुसार एक डाटा आपके अप्रोच आंसर में दिया हुआ है कि विश्व बैंक के अनुसार महासागरीय अर्थव्यवस्था जो है का आकार 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। और 3 अरब से अधिक लोग जो हैं आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं, महासागर पर निर्भर हैं। महासागर की भूमिका को हम समुद्री व्यापार के संदर्भ में समुद्री व्यापार, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन व अन्य क्षेत्रों में निम्न प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है? तो एक इंट्रोडक्शन दीजिए, एक इंट्रोडक्शन में क्या बताना है? कुछ तथ्य के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था वैश्विक तथ्य के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में महासागर की भूमिका। ठीक है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में महासागर की भूमिका तथ्य के माध्यम से बताइए। ठीक है? और फिर आ जाइए कि अलग-अलग क्षेत्रों में इसकी क्या भूमिका है। वैश्विक व्यापार के संदर्भ में बात करिए। लगभग अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से, आयतन के हिसाब से बात करें, तो 80% जो वैश्विक व्यापार है, वो महासागरीय मार्ग से होता है और 70% जो बाय प्राइस है, मूल्य के आधार पर 70% आयतन के आधार पर बाय वॉल्यूम जो है, वो 80% है और बाय प्राइस जो है 70% वैश्विक व्यापार महासागरों के माध्यम से होता है। पहला बात कर लीजिए, महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स की बात कर लीजिए आप। महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स में आप सुएज कैनाल की बात कर सकते हैं, पनामा कैनाल की बात कर सकते हैं, हॉर्मुज जल डमरू मध्य की बात कर सकते हैं, आप जिब्राल्टर की बात कर सकते हैं। ऐसे कुछ 1-2 एग्जांपल देके आप बता दीजिए कि महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स पे ये एक तरह से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ट्रेड रूट्स के रूप में। ठीक है? उसके बाद फिर आप आगे बढ़कर ऊर्जा संसाधनों के रूप में महासागर की भूमिका बात कर सकते हैं। ऊर्जा संसाधन अभी आप देख रहे होंगे ईरान युद्ध के ईरान पर जो आक्रमण हुआ है अमेरिका और इज़राइल का, उसके बाद आप ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस हैं, ऑयल एंड गैस क्राइसिस की एक तरह से स्थिति उत्पन्न हो रही है पूरे विश्व में। क्योंकि ये जो आपको क्षेत्र है, फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये सबसे एक प्रमुख क्षेत्र है वैश्विक तेल और गैस उत्पादन में। तो महासागर जो है ऊर्जा संसाधनों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पेट्रोलियम के दृष्टिकोण से भी, प्राकृतिक गैस के माध्यम से भी। 1-2 एग्जांपल दे दीजिए आप, जैसे कि फारस की खाड़ी का एग्जांपल दे दीजिए, मेक्सिको की खाड़ी का एग्जांपल दे दीजिए, इंडिया से आप मुंबई हाई का एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है? आगे चलकर फिर ऊर्जा के संसाधनों में और बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में भी, ज्वारीय ऊर्जा के रूप में, अपतटीय जो आपको पवन ऊर्जा है उसके संदर्भ में आप बात कर सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा के संदर्भ में आप बात कर सकते हैं। 2-3 आप एग्जांपल देके इस तरह से इस तरह से आप ऊर्जा संसाधनों के रूप में महासागर की भूमिका पर बात कर सकते हैं। खनिज संसाधनों के बारे में, महासागर जो है महत्वपूर्ण खनिजों के एक बड़े स्रोत के रूप में आए। आपने सुना होगा पॉलीमेटालिक नोड्यूल, बहुधात्विक गांठ, ठीक है? तो उसके उसके बारे में आप एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा कोबाल्ट वगैरह के लिए एक बड़ा स्रोत रहा है, ठीक है? इस संदर्भ में बात कर सकते हैं। फिर महासागर जो है अर्थव्यवस्था में आप देखो, ये जो पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है, उसमें भी महासागर एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। तो आप पर्यटन की भूमिका, महासागरीय पर्यटन की क्या भूमिका है, उस पर भी एक संक्षिप्त बात करके आप आगे बता सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग और महासागर और अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग से सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरे विश्व पर बहुत बड़े बड़े खतरे के रूप में है, ठीक है?
साथ ही साथ ये जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको भी प्रभावित करता है। तो महासागर इसको रेगुलेट करने में या इसको संतुलित करने में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, उसकी भी संक्षिप्त चर्चा करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। आखिर में एक कंक्लूजन आपसे सवाल में सीधा-सीधा पूछा, भूमिका निभाते हैं, टिप्पणी करना, थोड़ा बहुत चैलेंजेस कि जिस तरह से महासागरों का अनियंत्रित दोहन हो रहा है, उसमें उसके संदर्भ में बात कर लीजिए। जैसे कि आप मत्स्यन वगैरह को लेके अत्यधिक मत्स्यन के कारण क्या समस्या हो रहा है, समुद्री प्रदूषण जो ऑयल स्पिलेज वगैरह के कारण हो रहा है, उसके बारे में बात कर दीजिए। जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, तापमान वृद्धि हो रहा है, जो हम ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, तो महासागर का जो नेचुरल एक संतुलन है वो बिगड़ रहा है। उसकी उस तरह की बातें करके आप एक कंक्लूजन दे सकते हो कि महासागर जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक प्रकार से सबसे मजबूत, वैश्विक अर्थव्यवस्था के मजबूत आधारों में से एक महासागर है। इसलिए हमें एक मतलब सतत व संतुलित वैश्विक व्यवस्था, महासागरों के उपयोग के संदर्भ में सतत व संतुलित व्यवस्था का अनुसरण करना चाहिए। इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। देखो क्या कह रहा है ये, भारत में मानसूनी परिवर्तनशीलता और कृषि उत्पादकता के बीच के संबंध की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगेन ये भी अच्छा सवाल है, बट डायरेक्ट ही सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। मानसूनी परिवर्तनशीलता, जो मानसून में बदलाव हैं, अलग अलग प्रकार के बदलाव होते हैं, परिवर्तनशीलता, वो कृषि अर्थव्यवस्था और कृषि उत्पादकता के बीच पूछ रहा है, जो एग्रो प्रोडक्शन है उस पर उत्पादकता। ठीक है, एक जनरल इंट्रोडक्शन लिखिए आप, मानसून का भारतीय कृषि पर क्या महत्व है। आप वो एम एस स्वामीनाथन का जो फेमस सा स्टेटमेंट है वहीं से शुरू कर सकते हैं कोट करते हुए कि एम एस स्वामीनाथन ने कहा है कि भारतीय कृषि जो है मानसून के साथ जुआ है, या मानसून का जुआ है। ठीक है, भारतीय कृषि जो है बहुत हद तक जो है मानसून पर निर्भर है या मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। इसी संदर्भ में आप ऐसे इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं कि भारतीय कृषि जो है बहुत हद तक भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता के संदर्भ में एम एस स्वामीनाथन ने कहा है कि भारतीय कृषि जो है मानसून के साथ जुआ है, जिसे हम निम्न संदर्भों में देख व समझ सकते हैं। फिर आप बता दीजिए कि भारत में जो वर्षा होती है, अधिकांश वर्षा जो है लगभग 3/4 वर्षा जो है, या 3/4 से अधिक वर्षा जो है वो आपको मानसून के विशेषकर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। और इसमें भारतीय कृषि की बात करें तो आज भी भारतीय कृषि का जो 50% से अधिक क्षेत्र जो है वो वर्षा आधारित निर्भर, सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है। अतः मानसून एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारतीय कृषि के संदर्भ में। इसमें थोड़ी भी परिवर्तनशीलता भारतीय कृषि को बड़े रूप में प्रभावित करती है। ठीक है, इतना करके आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए कि किस प्रकार की परिवर्तनशीलता आ सकती है। एक तो आपको वर्षा में वर्ष दर वर्ष थोड़ी बहुत परिवर्तनशीलता आती है। ठीक है, कि वर्षा किसी वर्ष ज्यादा हो रहा है, एक तो एवरेज थोड़ा बढ़ या घट रहा है, उसके बारे में बात कर दीजिए। फिर स्थानिक विविधता हो सकती है, विभिन्न क्षेत्रों में असमान वितरण, कुछ क्षेत्रों में आप देखोगे मानसून से बहुत अधिक वर्षा है, कुछ क्षेत्रों में मतलब उसकी तुलना में कम, फिर आगे कुछ क्षेत्रों में और भी कम होता जाता है। तो जो क्षेत्रीय विविधता है उसके बारे में बात कर लीजिए। फिर मानसून का कई बार आपने सुना होगा कि मानसून का आगमन के संदर्भ में, जल्दी से आगमन, देर से आगमन, उसके बारे में बात कर लीजिए कि वो भी एक विभिन्नता का कारण, मानसून में जो परिवर्तनशीलता का कारण बनता है। फिर मानसून प्रस्फुट व मानसून जो मानसून के दौरान एक अंतराल आता है, शुष्क समय और मानसून अंतराल का जो समय आता है, उसके बारे में आप बात करके मानसून की परिवर्तनशीलता को समझा सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि पहले ही हमने बात कर लिया इंट्रोडक्शन में ही कि मानसून पर भारत की कृषि जो है 50% से अधिक मानसूनी वर्षा या वर्षा पर निर्भर है, तो इसमें परिवर्तन होगा तो सारे चीजों में पूरे के पूरे कृषि उत्पादन पर जो है प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, फिर मानसून परिवर्तनशीलता, आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि 96 to 104%, 8% का जो ये है
±4%, अगर उतना रहता है तो उसको सामान्य मानसून माना जाता है। मतलब कि 96 से एक लंबे समय के एवरेज का 96 से 104% तक अगर वर्षा होता है मानसूनी, तो उसको हम बैलेंस मानसून मानते हैं, संतुलित मानसून मानते हैं या सामान्य मानसून मानते हैं। 90% से अगर कम होता है तो वो सूखा की स्थिति उत्पन्न करता है। ठीक है, इस तरह का भी कुछ बात करके आप आगे बढ़ जाइए और फिर बताइए कि मतलब अच्छा वर्षा जो होगा, सामान्य वर्षा जो होगा, वो किस प्रकार से मानसून को ये करेगा और कम वर्षा जो होगा वो किस प्रकार से। मानसून आमतौर पे जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जून के महीने में, जून जुलाई में आता है और सितंबर अक्टूबर तक रहता है। 75 से 80% भारत में जो वर्षा होती है इसी दरमियान होती है। ठीक है, तो ये जो खरीफ की फसलें हैं, धान है, मक्का है, आपको कपास है, जूट है, गन्ना है, इसकी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरी बहुत हद तक जल की आवश्यकता होती है और ये मानसूनी कृषि पर निर्भर करता है। ये कृषि जो है मानसूनी वर्षा पर बहुत हद तक निर्भर करता है। ठीक है, साथ ही साथ मानसून अगर मानसून में इसमें विचलन होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, तो वो प्रभावित करेगा। अगर मान लो कि कम होता है मानसून, तो एक तो जो खरीफ की फसलें हैं वो कम होगी, साथ ही साथ जो रबी की फसलें हैं, जो गेहूं, सरसों वगैरह रबी की फसलें हैं, उसमें क्या होता है कि जो मानसून के क्षेत्र में अगर बेहतर वर्षा हुई है तो मृदा में नमी बनी रहती है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारे जल स्रोत हैं, उसके पुनर्भरण में भी, अंडरग्राउंड वाटर जो हमारा भूमिगत जल है, उसको भी रिचार्ज करने में मानसूनी वर्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ अन्य जो जल स्रोत हैं, नदियां हैं, नाले हैं, झील है, उसको भी, उसके भी पुनर्भरण में मानसूनी वर्षा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये आगे चलकर जो रबी की फसलें हैं उनमें जब सिंचाई के लिए इन स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर मानसून कमजोर होगा तो खरीफ की फसल तो सीधे प्रभावित होगी और रबी की फसल भी सीधे प्रभावित होगी। फिर मानसून अगर खराब हुआ है, मानसून कम हुआ है, उसके कारण कई सारे रोगों, टिड्डी वगैरह का, कई सारे अन्य जो फसल है उस पर हम उस प्रकार के भी जो एक तरह से समझ सकते हो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे कई सारे साइंटिफिक एग्जांपल मिले हैं जहां मानसून खराब होने, मानसून के सीजन में अगर बेहतर वर्षा नहीं होती है तो अन्य प्रकार से भी कृषि प्रभावित होती है। ठीक है, इस तरह से आप मानसून का भारतीय कृषि के संदर्भ में महत्व बताते हुए, उत्पादकता पर महत्व बताते हुए, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आपके इसमें दिया हुआ है अप्रोच आंसर में, आप उसके भी 2-3 का एग्जाम्पल का के तौर पर यूज कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑल अगर कृषि उत्पादकता कम होगा तो मतलब पूरे पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह से एक कंक्लूड करके आप एक कंक्लूजन में आप ये लिखो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि अभी भी लगभग 18% के 18% योगदान देती है जो जीडीपी में है, और लगभग 44-45% लोग कृषि पर प्रत्यक्षतः निर्भर हैं अपने आजीविका के लिए। ठीक है, तो अगर मानसून खराब होता है तो कृषि उत्पादकता खराब होता है, इससे ओवरऑल भारतीय अर्थव्यवस्था खराब होगी। निश्चित तौर पे सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सिंचाई का जो ये है, सिंचाई क्षेत्र का जो विस्तार है उस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ अन्य भी जो आईसीआर जैसे संस्थान है उनको ऐसे फसलों पर निवेश करना चाहिए जो मानसून बेहतर तरीके से मानसून में जो परिवर्तनशीलता है उसको झेल सके। सूखा को झेलने लायक जो कुछ फसल की किस्में हैं उसको तैयार किया जाए। साथ ही साथ मानसून, अत्यधिक मानसून कई बार ऐसा भी होता है कि मानसून वर्षा बहुत अधिक होती है तो बाढ़ की जो स्थिति होती है या क्षेत्रीय विविधता जो होती है मानसून में, परंपरागत रूप से जिन क्षेत्रों में मानसून से अधिक वर्षा होती है उस क्षेत्र में कम वर्षा हो जाए तो वहां सूखा होगा, और परंपरागत रूप से जिस क्षेत्र में मानसूनी वर्षा कम होती है वहां बहुत अधिक वर्षा हो जाए तो बाढ़ की स्थिति होगी। ये भी उस दोनों ही क्षेत्रों के फसल व अन्य प्रकार से वहां की जो कृषि अर्थव्यवस्था है या कृषि की उत्पादकता है उसको प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से आप कंक्लूड कर सकते हो। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 9। ठीक है, देखो ये यूपी स्पेसिफिक सवाल है। ये उत्तर प्रदेश में आपको सांस्कृतिक विरासत, मतलब यूपी स्पेसिफिक कल्चर से जुड़ जा रहा है ये प्रश्न। सांस्कृतिक विरासत स्थलों पर पर्यटन की संभावना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो सांस्कृतिक विरासत वाला है, आप कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, उसमें क्या पोटेंशियल है टूरिज्म का, उस पर बात करना है। ठीक है, देखो
क्या बात करना है? कह रहा है उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत स्थलों पर। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत स्थल, ठीक है। एक जनरल इंट्रोडक्शन बनाए, ऐसे सवाल जब भी हो तो एक जनरल इंट्रोडक्शन बनाइए कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि के बारे में, ठीक है। कि उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति का एक अपने आप में एक किसी का भी आप स्टेटमेंट उठा सकते हो कि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक संपूर्ण भारत नहीं पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत हर तरह की सांस्कृतिक विविधता दिखती है। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को संबोधित करता हो, एड्रेस करता हो, आप उस तरह का कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी लाइन बनाकर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को बताता हो कि उत्तर प्रदेश भारत का वह राज्य है जहाँ विभिन्न धर्मों, विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाणों व अन्य प्रकार के संस्कृति का जो संपूर्णता में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति का एक प्रकार से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति का एक प्रकार से नमूना प्रस्तुत करता है, वो हम उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में हमें हिंदू धर्म से संबंधित अनेक सांस्कृतिक स्थल दिखते हैं। उत्तर प्रदेश में हमें बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित सांस्कृतिक स्थल दिखते हैं। साथ ही साथ इस्लाम धर्म व ऐतिहासिक काल के अनेक सांस्कृतिक धरोहर की स्थलें दिखती हैं, ठीक है। इस तरह से आप एक जनरल इंट्रोडक्शन कर दीजिए, ठीक है, सामान्य परिचय। फिर हम इसको बांट लेंगे अलग-अलग, हिंदू धर्म से संबंधित सांस्कृतिक स्थल, ठीक। आप इसमें अयोध्या की बात कर सकते हैं, आप इसमें प्रयागराज की बात कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें काशी की बात कर सकते हैं, आप इसमें मथुरा, वृंदावन की बात कर सकते हैं, ठीक है। ठीक। तो हिंदू धर्म से संबंधित जो प्रमुख सांस्कृतिक स्थल है, उसका उत्तर प्रदेश में एक उत्तर के एक पार्ट में आप बस एग्जाम्पल के तौर पे हिंदू धर्म से संबंधित स्थलों के बारे में बात कर सकते हैं। फिर आप बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थलों के बारे में आप बात कर सकते हैं। आप सारनाथ के बारे में बात कर सकते हैं। आप सारनाथ के बारे में बात कर सकते हैं, कुशीनगर, कपिलवस्तु के बारे में बात कर सकते हैं, श्रावस्ती के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों के बारे में बात कर सकते हैं। फिर इस्लाम से संबंधित भी बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखेंगे, विशेष करके मध्यकालीन राजनीतिक इतिहास व सांस्कृतिक इतिहास दोनों से संबंधित। जैसे आप सूफी मत के बारे में ही बात करो तो जो फतेहपुर सीकरी में आपको सलीम चिश्ती की दरगाह है, वो जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, अगर ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है आपको उत्तर प्रदेश में दिख जाएँगे। आगरा का ताजमहल जो भारत का सबसे एक तरह से वैश्विक स्तर पर भी अगर हम बात करें तो सबसे लोकप्रिय जो पर्यटन स्थल है उसमें से है। आप आगरा का किला है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। आप फतेहपुर सीकरी का जो कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो वो उसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स आप दे सकते हैं। कुछ अन्य जो प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर स्थल रही हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक, ये तो हम संभावनाओं के बारे में बात कर लेंगे कि इस प्रकार की संभावनाएँ हैं, ठीक है? लेकिन चुनौतियाँ क्या है? पूछ रहा है कि प्रश्न आपसे जो है पूछा गया है कि एक संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो ये सभी जो स्थल हैं सांस्कृतिक स्थल हैं, वो एक उत्तर प्रदेश को एक बड़ा ही प्रॉमिसिंग टूरिस्ट हब के रूप में विकसित कर सकते हैं। लेकिन चैलेंजेज़ हैं इसमें जिसके कारण कि ये नहीं प्रॉपर जो इसकी संभावना है, उसका दोहन नहीं हो पाया है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चुनौतियाँ हैं कि अभी भी मतलब जो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें निवेश करना है ताकि हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएँ। फिर संरक्षण की बात है, विरासत स्थलों के संरक्षण की बात है। फिर पर्यटन के लिए भी आप देखोगे कि जैसे कि कुंभ का प्रयागराज में कुंभ के समय या काशी में कई बार ओवर मतलब हो जाता है। एक तरह से समझ सकते हो ओवर टूरिज़्म की स्थिति हो जाती है। तो उसको एक संतुलित रूप में कैसे हम सस्टेनेबल व बैलेंस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, वो जो एक चैलेंज है, उसकी बात कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर प्रशिक्षित
कार्यबल जो कि आप मतलब टूरिस्ट गाइड वगैरह होते हैं उनको और प्रशिक्षित करना है, जो वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य है उसको एड्रेस करते हुए हो, और साथ ही साथ अगर उनकी और बेहतर तरीके से जानकारी और उनका और बेहतर तरीके से ट्रेनिंग किया जाए तो वो भी बेहतर हो। साथ ही साथ सिक्योरिटी संबंधी जो कंसर्न है उस पर हालांकि हाल फिलहाल में सरकार द्वारा काफी मजबूती से काम किया है, लेकिन स्टिल एक चुनौती के रूप में हम इसको भी देख सकते हैं। इन सब चुनौतियों को अगर एड्रेस कर देती है सरकार तो हम बेहतर संभावना देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में पर्यटन के। क्लियर है? हम्म। इस तरह से आप इस प्रश्न को कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, फिर इसमें जो है आपके जो शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न है, इसमें अंतिम प्रश्न होगा आपका जो 125 शब्द वाला है, प्रश्न संख्या 10। ठीक है, देखो ये कह रहा है, ये अगेन ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल है। ये कह रहा है सिंधु गंगा मैदान में पाए जाने वाले प्रमुख मृदा प्रकारों तथा उनके कृषि महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, अगेन मतलब आपको 125 शब्द में लिखना है तो एकदम ब्रीफ में हमें इसको अ, ये करना है। तो एक ही साथ क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सिंधु गंगा मैदान में मृदा प्रकार, मृदा प्रकार एक बात, और इसका कृषि महत्व, मृदा प्रकार और उनके कृषि महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, मृदा प्रकार और इसके साथ ही हम मृदा के प्रकार बता देंगे और साथ ही साथ हम इनका कृषि में महत्व क्या है। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइप के मृदा का कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है। आप इस प्रकार से भी एक मतलब फ्लोर डायग्राम या बॉक्स के रूप में भी आप बताकर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, देखो इसमें अगर आप देखोगे जो इंडस गैंगेटिक प्लेन का के बारे में है, थोड़ा बहुत आप जो सिंधु गंगा मैदान है उसके बारे में बात कर दीजिए कि इसके विस्तार के संदर्भ में पंजाब से लेकर पूरब में आप असम, बंगाल और असम तक जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, इसमें जो आईसीएआर है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये क्या कहता है कि सिंधु गंगा में किस प्रकार के मृदा के बारे में बात करता है। तो जलोढ़ मृदा के बारे में बात करता है, तराई मृदा के बारे में बात करता है, भावर मृदा के बारे में बात करता है, आपको लवणीय और क्षारीय मृदाओं के बारे में बात करता है। ठीक है, डेल्टा डेल्टा वाली जो मृदा है उसके बारे में बात करता है। तो इन सभी मृदाओं के बारे में आप थोड़ा बहुत इसके लोकेशन के बारे में, इनके प्रकार के बारे में आप बता दीजिए। जैसे कि हम बात करें मृदा प्रकार, जलोढ़ मृदा के बारे में हम बात कर सकते हैं। फिर इसके इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ब्रीफ में बात करते हैं, किस क्षेत्र में मिल रहा है वो बता दीजिए, और कृषि के लिए इसका क्या महत्व है कि किस प्रकार की कृषि को ये बढ़ावा देता है। ठीक है, मतलब किस प्रकार की कृषि के लिए ये बेहतर है, और क्या सीमाएं हैं उसमें भी, इसमें मतलब कौन से पोषक तत्व की पर्याप्तता है, कौन से पोषक तत्व की कमी है, उसकी बात कर दीजिए। दूसरा, तराई मृदा के बारे में बात कर लीजिए। ठीक है, तराई मृदा के बारे में बात कर लीजिए। तीसरा, फिर आप जो है भाबर मृदा के बारे में बात कर लीजिए। ठीक है, चौथा फिर जो है आप भाबर मृदा के बारे में बात कर लीजिए। चौथा आप जो है जो लवणीय एवं क्षारीय मृदा है उनके बारे में बात कर लीजिए। ठीक है, लवणीय क्षारीय मृदा। ठीक, और अंतिम जो है आप जो डेल्टाई मृदा है उसके बारे में बात कर लीजिए। ठीक, क्या करना है, इसके वितरण के बारे में बताइए कि कहाँ है इसका वितरण, जलोढ़ मृदा, तराई मृदा का वितरण कहाँ है, भाबर मृदा, लवणीय मृदा, क्या इसके उप प्रकार हैं, एकाध उप प्रकार हैं, उसके बारे में भी एक एक लाइन, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। हमेशा याद रखना है कि हमें
जितने अधिक से अधिक डायमेंशन को हम बता पाएँ वो। और पूछा है कृषि के इम्पोर्टेंस, तो जलोढ़ मृदा के लिए कृषि का इम्पोर्टेंस, कृषि के लिए जलोढ़ मृदा का इम्पोर्टेंस, तराई मृदा का, भाबर मृदा, मतलब कि किस प्रकार के फसल के लिए ये ज़रूरी हो जाता है, उस प्रकार का आप एक-एक एग्ज़ाम्पल देके कंक्लूड कर सकते हैं। सीधे आंसर पे आप खत्म कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है?